हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स एंड लॉ। मेरा नाम प्रियंका वशिष्ठ है। आज हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मर्जर की। ठीक है, कई दो दो करके मैं आपको समझा रही हूँ। आज हम बात करेंगे स्ट्रैटेजिक इंटीग्रेशन की, यानी कि जब आप अमलगमेशन और मर्जर करते हो किसी वजह से, मतलब आप स्ट्रैटेजी कोई लेके ठीक है, आप किसी स्ट्रैटेजी के तहत कोई मर्जर अमलगमेशन करते हो, जिससे क्या होगा, आप बेहतर तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर पाओ और अपने जो एफिशिएंसी है उसको यूज़ कर पाओ, एफिशिएंसी को ज़्यादा कर पाओ और कॉस्ट को कम कर पाओ। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी। हाँ, कॉस्ट कम होनी चाहिए, अपनी एफिशिएंसी पूरी होनी चाहिए, मतलब आप अपने रिसोर्सेज को, चाहे वो एम्प्लॉय वाले रिसोर्सेज हो, प्लांट एंड मशीनरी वाले, कैसे भी कंपनी में रिसोर्सेज हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ कर पाए और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा तभी हो पाएगा आपका। तो इसमें क्या है, तो स्ट्रैटेजिक इंटीग्रेशन में क्या है, कंसीडरिंग द कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंसर्न कंपनी। इसमें ये बात कह रहे हैं कि जब आप किसी स्ट्रैटेजी के तहत अमलगमेशन मर्जर करते हो, इन टर्म ऑफ देयर कमर्शियल स्ट्रेंथ बढ़ती है आपकी, यानी कि आप अमलगमेशन मर्जर करते हो तो आपकी कमर्शियल वैल्यू बढ़ती है, कमर्शियल स्ट्रेंथ बढ़ती है। जोग्राफिकल प्रोफाइल्स में, मतलब आपको आपकी कुछ ऐसी यूनिट है या उसके तहत आपको दोनों कंपनी में यदि अमलगमेशन मर्जर कर दिया जाए, आपकी सिचुएशन दोनों कंपनीज़ की ऐसी है जहाँ पर कंपनीज़ हैं, उससे क्या होगी, या तो मैन्युफैक्चरिंग हो यूनिट हो या कुछ भी हो, जिससे क्या होगा, यदि दोनों कंपनी आपस में अमलगमेशन और मर्जर करें तो आपको बेनिफिट मिले। ठीक है, और या फिर साइट इंटीग्रेशन हो सकती है, प्रोफाइल साइट इंटीग्रेशन हो सकता है। अमलगमेटेड एंटिटी में बी एबल टू कंडक्ट ऑपरेशन इन द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, यानी कि किसी स्ट्रैटेजी के तहत जब आप अमलगमेशन मर्जर करते हैं तो उससे क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, या तो जोग्राफिक बेनिफिट मिले, मतलब जोग्राफी आपकी ऐसी है, आपकी सिचुएशन, आपकी कंपनी की, आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऐसी है कि यदि दोनों आपस में मिल जाएं तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी और बेहतर तरीके से आप काम पर कर पाएंगे, तो आप अमलगमेशन मर्जर कर लेते हैं। ठीक है, आपकी कमर्शियल स्ट्रेंथ बढ़ती हो तब आप अमलगमेशन मर्जर कर लेते हैं। ठीक है, तो अमलगमेशन कैन आल्सो इनेबल ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग असेट्स इंक्लूडिंग यूटिलिटी ऑफ अदर साइट्स फैसिलिटीज़, यानी कि वही बात इसमें घुमा फिरा के आगे पीछे कह रहे हैं, वही बात जो मैंने आपसे बोली, आप अपने रिसोर्सेज का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ, पूरा इस्तेमाल कर पाएँ, अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ। ऐसे समझिए जैसे आपके पास 3 घंटे हैं, फ्री हैं जो आपके पास, ठीक है, आप बेहतर तरीके से उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो आपने क्या करा, आपने सो के ही निकाल दिया, या आपने करा कि चलो हम 3 घंटे हमारे पास फ्री, हम पिक्चर देखेंगे। पिक्चर देखने में आपने ढूंढने में ही 2 घंटे निकाल दिए पिक्चर, कि भैया कौन सी देखे कौन सी देखे, कौन सी अच्छी पिक्चर है, तो 2 घंटे तो आपने ढूंढने में ही निकाल दिया, 1 घंटा उसमें से ढूंढने में निकाल दिया, तो बाकी आप क्या ही पिक्चर देखेंगे। ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल लिया है। किसी भी चीज़ को, मान लीजिए आप खाना बनाने जा रहे हैं, आपने यही डिसाइड करने में इतना टाइम लगा दिया कि बनाएं क्या, तो बनाएंगे, बनाने के लिए टाइम कहाँ बचेगा। तो आप कोई काम करने जा रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी बनाने जा रहे हैं, तो उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। आपको पता हो, आप पहले से ही सोच के रखें, जब मेरे पास 3 घंटे फ्री हैं तो मुझे क्या क्या करना है, तो क्या होगा, आप पहले से सोच के बैठे होंगे, तो आप उस 3 घंटे को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएंगे। कई बार ऐसा नहीं होता, जैसे घंटा 2 घंटा देख के लगता है कि यार जैसे निकल गया, और लगता है कि यार 2 घंटे तो मेरे बेकार ही हो गए। कई बार ऐसा लगता है पीछे का टाइम देख के, यार मैंने तो आज बहुत काम कर लिया, मेरा तो आज टाइम जो है यूटिलाइजेशन हो गया पूरा टाइम का। तो आप खुद महसूस करते हैं इस बात को। तो ऐसे ही कंपनी में है कि जब आपका जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो, एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल हो, उनका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से आप कर पाओ और आपकी कॉस्ट जो है कम हो। इन सब के रिगार्डिंग ही यदि आपको दिखाई देता है कि हम किसी दूसरी कंपनी के साथ मिलें तो हम अपने रिसोर्सेज को बेहतर यूज़ कर पाएंगे, या हमारी कंपनी की सिचुएशन, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जो जोग्राफिकल सिचुएशन है वो ऐसी जगह है कि यदि हम इस कंपनी के साथ टाई अप कर लें तो हम और बेहतर तरीके से काम को कर पाएंगे, तो आप उसके साथ अमलगमेशन मर्जर कर लें। ये बात स्ट्रैटेजिक इंटीग्रेशन में यही कह रहे हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है आपका सिनर्जीज। सिनर्जीज मतलब क्या होता है, सिनर्जीज टू ए सिचुएशन वेयर द combined entity is more valuable than the sum of individual combining form।
इसमें लिखा है 2 + 2 = 5, यानी कि इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपकी एक इंडिविजुअल एंटिटी है वो इतनी वैल्यू नहीं रखती है, वो इतना बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाएगी जितना यदि 2 यूनिट आपस में मिलके कर लेंगी। 2 2 4 होते हैं, पर यहाँ पर 5 लिखा है, यानी कि आपकी जो स्ट्रेंथ है दोनों, यदि आप दोनों ही एंटिटी अपने एक फॉर्म में रहती है, मतलब अलग अलग रहती हैं, तो वो अपनी फुल एफिशिएंसी को, यानी कि जो आपके रिसोर्सेज हैं उसको फुल यूज़ भी कर लें, तब भी वो इतना एफर्ट नहीं दिखा पाएंगी, इतना उनको प्रॉफिट नहीं आ पाएगा जितना कि वो दोनों आपस में यदि मिल जाएं तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको दे सकती हैं, दोनों को, दोनों कंपनियों को। इसलिए लिखा है यहाँ पर 2 + 2 कितना हो गया 5, यानी कि वैसे यदि आप 100% अपने रिसोर्सेज का कॉस्ट भी 100% कम कर लेते हैं, रिसोर्सेज का यूज़ भी 100% करते हैं, मतलब फुल एफिशिएंसी से आप अपनी फॉर्म को चला रहे हैं, तब भी आप इतना बेनिफिट नहीं ले पाएंगे यदि आप किसी बजाय इसके कि आप किसी दूसरी एंटिटी के साथ मिल जाएं। यदि आप किसी और दूसरी एंटिटी के साथ मिल जाएंगे तो आप बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएंगे अपने रिसोर्सेज का। ऊपर कह रहा था बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएंगे सिनर्जी से, यहाँ कह रहा है मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा यदि आप अमलगमेशन मर्जर कर लीजिए। स्ट्रैटेजिक इंटीग्रेशन में कह रहे थे कि आप 2 यूनिट यदि आपस में मिल जाती हैं तो वो अपने रिसोर्सेज का बेहतर यूज़ करती हैं, क्योंकि वो एक स्ट्रैटेजी को लेके चलती हैं। उनके जोग्राफिकल सिचुएशन ऐसी है कि यदि वो आपस में अमलगमेशन मर्जर कर ले तो उनके रिसोर्सेज का बेहतर तरीके से यूज़ होगा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं सिनर्जी, इसमें क्या कह रहा है सिनर्जी, इसमें कह रहा है कि यदि आप अपने फॉर्म इंडिविजुअल भी रहते हैं तो भी एंटिटी जितना यूज़ 100% कर पाएंगी, जितना कर रही हैं उससे दुगना करेंगी यदि दोनों मिल जाएं तो भी बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। मान लीजिए आप इंडिविजुअली 100 रुपये कमा रहे हैं महीने में, मान लीजिए आप इंडिविजुअली 100 रुपये कमा रहे हैं, वो आपकी मैक्सिमम ग्रोथ है, मतलब इससे ज़्यादा तो आप कमा ही नहीं सकते। आप बहुत हर तरीके से बेहतर तरीके से आप 100 रुपये कमा सकते हैं महीने में। पर यदि आप कह रहे हैं कि यदि आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर ले, किसी बंदे को अपने हायर कर ले, अपने साथ मिला ले, तो आप वो 300 रुपये कमा पाएंगे। तो आप दोनों मिलके 300 रुपये कमाएंगे। जो दूसरा बंदा है वो भी मैक्सिमम 100 रुपये ही कमा पाएगा, आप भी 100 रुपये कमा रहे हैं, तो कितने हो गए 200 रुपये हो गए। मैक्सिमम यूज़ मैं बता रही हूँ कि 200 रुपये का हो गया, 100 रुपये इसका हो गया और 100 रुपये आपका हो गया। पर यदि आप दोनों मिल जाओ तो आप दोनों यदि मिलके वही काम करोगे तो 300 रुपये कमाओगे, यानी कि 100 तो आप पहले कमा रहे थे, 100 आप अब भी कमा रहे हो, पर 100 एक्स्ट्रा, यानी कि 50 आपको एक्स्ट्रा, यानी कि जो आप पहले 100 कमा रहे थे अब आपको 150 मिलेंगे दूसरे के साथ मिलने के बाद, और उसको भी 150 मिलेंगे, तो फ़ायदा ही है ना। तो आपका 50 रुपये का तो बेनिफिट ही है आपका 50 रुपये का तो फिर भी बेनिफिट है। आप मैक्सिमम अपना यूज़ कर रहे थे, अपने रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे थे, तो 100 रुपये कमा रहे थे। आपने किसी दूसरे के साथ मिलके कमाया तो आपने 150 रुपये कमाए, ठीक है, टोटल आपने 150 रुपये कमाए सामने वाले ने भी 150 रुपये कमाए, यानी कि आपका बेनिफिट ज़्यादा हुआ, यानी कि आपने 150 रुपये 50 रुपये एक्स्ट्रा कमाए, सिर्फ इसलिए कि आपने दूसरे के साथ मिलके काम किया। आपका कुछ नुकसान नहीं हुआ, ना आपका कोई नुकसान हुआ, ना ही सामने वाले का कोई नुकसान हुआ, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। तो इसी को सिनर्जी बोलते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है आपकी बुक में बहुत कुछ मॉड्यूल में, मतलब यही है जो मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया। टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। आज हम इसको ख़त्म कर देंगे क्योंकि 2-2 पॉइंट करके ना बहुत लंबी खिंच रही है, ये कई पार्ट बन चुके हैं। ए कंपनी विच हैज़ इनकर्ड लॉसेज इन द पास्ट, यानी कि जो एक कंपनी पास्ट में लॉसेस फेस कर रही थी, कैन कैरी फॉरवर्ड एंड सच लॉसेस एंड ऑफसेट दैम अगेंस्ट फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट और रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी। सच ए कंपनी मैंने एक कंपनी जो पिछले साल कई सालों से या पिछले साल में लॉसेस जिसने फेस करे हैं, वो अपने लॉसेस को सेट ऑफ कर सकती है, मतलब ख़त्म कर सकती है, या फिर उनको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, लेके जा सकती है अपने साथ उन लॉसेस को, और जो उसकी टैक्स की लायबिलिटी है वो कम कर सकती है, या फिर वो टैक्स की लायबिलिटी ख़त्म कर सकती है। कब? यदि वो किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर लेती है, ठीक है, यदि वो किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्जर कर लेती है,
with such a company when merged with a company with large taxable profit would help to absorb the tax liability ऑफ द लेटर, यानी कि बाद की टैक्स की लाइबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएंगी यदि किसी प्रॉफिटेबल, जो टैक्स का प्रॉफिट कमा रही है, प्रॉफिटेबल कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है। तो वो क्या कर सकते हैं, यदि कोई कंपनी है जो चल रही है पिछले साल में जिसने लॉसेस चल देखे हैं, वो यदि किसी ऐसी कंपनी के साथ मर्ज करती है जिसके प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या होगा, वो अपने प्रॉफिट को ख़त्म भी कर सकती है, अपने प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकती है, और जो आगे आने वाली फ्यूचर की टैक्स लायबिलिटी है उनको भी वो ख़त्म कर सकती है। ठीक है, ए सिमिलर एडवांटेज, ये एडवांटेजेस हो गई। ए सिमिलर एडवांटेजेस एग्जिस्ट व्हेन ए कंपनी इज मॉडर्नाइजिंग, ठीक है, और इन्वेस्टिंग हैवीली इन प्लांट एंड मशीनरी, यानी एक कंपनी प्लांट एंड मशीनरी में हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही है, विच एंटिटी इज टू सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स बट हैज़ नो मच टैक्सेबल प्रॉफिट टू ऑफसेट दैम विद, मान लीजिए एक कंपनी है उसने हैवी इन्वेस्टमेंट करी है प्लांट एंड मशीनरी खरीदने में, पर वो टैक्स का बेनिफिट नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि उसकी जो एंटिटी है उसकी टर्म एंड कंडीशन कुछ ऐसी है, वो उसे नहीं मिल रहा टैक्स का बेनिफिट। तो वो क्या कर सकते हैं, एक्वायरिंग और मर्जिंग सच ए कंपनी विद ए हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी, यदि वो किसी हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी के साथ मर्जर कर लेती है, वुड हेल्प मेक फुल यूज़ ऑफ द इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव ऑफ द लेटर, यानी कि फिर उससे क्या होगा, यदि वो मर्जिंग कर लेगी तो जो उसने इन्वेस्टमेंट करी है, देखिए प्लांट एंड मशीनरी, जब कंपनी कोई प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करती है तो वो लाख 2 लाख नहीं करती, वो कई लाख करती है। ठीक है, तो मोटा पैसा वो इन्वेस्ट करती है प्लांट एंड मशीन पे, तो उसका इंसेंटिव भी काफ़ी अच्छा होता है। तो उसमें क्या है, वो बेनिफिट ही नहीं ले पा रही, यदि कंपनी की टर्म एंड कंडीशन ऐसी है कि वो टैक्स का कोई भी बेनिफिट अपने प्लांट एंड मशीन पे नहीं ले सकती है। ठीक है, क्योंकि उसने तो वो इन्वेस्ट करा, उसने तो वो खरीदी है, तो वो क्या करेगी, यदि वो किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है तो वो कंपनी उस अमाउंट पे टैक्स का बेनिफिट ले सकती है, वो कंपनी टैक्स का बेनिफिट लेगी आगे फ्यूचर में चल के, जो बेनिफिट उस कंपनी को भी मिलेगा। ठीक है, ये मतलब हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है लिमिटिंग कंपटीशन, कि इसमें कह रहे हैं कि इट वुड बी, जो ये बात कहते हैं कि मर्जर से, अमलगमेशन से कंपटीशन ख़त्म होता है, ये बात गलत है, कि कभी भी कंपटीशन ख़त्म नहीं होता। मर्जर, यदि यदि दो राइवल कंपनी है, 2 कंपटीटर कंपनी है और वो आपस में मर्ज होते हैं, मान लीजिए टाटा और मारुति का मर्जर होता है, तो क्या मार्केट से कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। 2 कंपनीज़ का आपस में मर्जर ख़त्म होता है सॉरी, कंपटीशन ख़त्म होता है, पर मार्केट से कंपटीशन ख़त्म नहीं होता। आपका देखने का नज़रिया दूसरा है। ऐसे कि इट इज़ ओनली नेचुरल for business enterprises, the people who drive such enterprises to look at the opportunity to, यानी कि देखिए आज टाटा है, आज मारुति है, कल को कोई और आएगा, तो कंपटीशन तो कभी भी ख़त्म नहीं होता मार्केट में, किसी और तरीक़े का कंपटीशन पैदा होगा। तो ये बात कह देना कि मर्जर अमलगमेशन से कंपटीशन ख़त्म होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। यदि आपकी केस स्टडीज़ में आएगा अमलगमेशन मर्जर से कंपटीशन ख़त्म आएगा तो आप इसको टोटली डिनाई करेंगे कि ऐसा नहीं होता है, कंपटीशन ख़त्म नहीं होता है कभी भी, कंपटीशन कभी भी ख़त्म नहीं होता। जो बिज़नेस करने वाले हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, उनके नज़रिए से आप देखिए कंपटीशन कभी ख़त्म नहीं होता। एंड यूज़र के उससे देखिए कंपटीशन कभी ख़त्म नहीं होता। एक मार्केट का ख़त्म हो सकता है, दूसरी मार्केट का कभी ख़त्म नहीं होता। कंपटीशन आपस में कभी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, इसमें यही है। ठीक है, कोई भी डाउट हो। और ये वाला जो पॉइंट है, ये मैंने इसमें पूरा चार्ट दे रखा, मैंने आपके ऊपर छोड़ा है। सर्वे फाइंडिंग आप खुद से पढ़ेंगे, और यदि कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं वैसे। ठीक है, चलिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, मैं अब कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी। मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि मैं मॉड्यूल से करवा तो रही हूँ, आपको समझा तो रही हूँ, पर इन सब चीज़ों का फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में उस चीज़ को देखेंगे, क्योंकि आपको तो पेपर देना है ना, तो पेपर ये फॉर्म में आपको ना, तो मैं पिछले साल के पेपर लेके आऊँगी आपके सामने, जो पिछले ईयर्स में कभी भी जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको कैसे करना है, वो तरीका, कैसे केस स्टडीज़ को सॉल्व करते हैं, वो सारे तरीके मैं आपके सामने लेके आऊँगी, बताऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में या उससे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए बाय।